बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको रियल एनालिसिस 1 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, आपने प्रूफ करना है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ बाउंडेड। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर थ्योरम को प्रूफ करने से पहले ये दो डेफिनेशन जो है आपकी बाउंडेड सीक्वेंस को आप किस तरह डिफाइन करते हैं और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, इसके ऊपर हम पहले डिस्कशन करेंगे। ये दोनों डेफिनेशन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बार बार बता चुका हूँ। बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? एक सीक्वेंस an को आप बाउंडेड कहेंगे अगर आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर m आपको इस तरह मिले कि इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है उसका एब्सोल्यूट उस m के इक्वल या उससे लेस हो। अगर किसी सीक्वेंस की हर टर्म का एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन इक्वल है किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से, तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप बाउंडेड सेट को डिफाइन करते हैं कैलकुलस में। और इसको मज़ीद आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू a हो तो इसे आप ओपन करें तो ऐसे ओपन हो जाता है, -a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू +a। तो अगर इसे आप ओपन करेंगे तो ये लिखा जा सकता है -m लेस देन इक्वल टू an और an लेस देन इक्वल टू m। नेक्स्ट, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस को आप किस तरह डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। एक सीक्वेंस an को आप कन्वर्जेंट कहते हैं और हम कहते हैं कि वो एक रियल नंबर r को कन्वर्ज करता है अगर किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n नोड मिले सच डैट कि इस सीक्वेंस की हर टर्म और r इसकी जो लिमिट है उसके दरमियान का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके बाद इस थ्योरम को हमने कैसे प्रूफ करना है वो देखते हैं आप। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर मैं प्रूफ करने लगा हूँ कि आपके पास हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है रियल नंबर का ये बाउंडेड होता है। मैं लेट कर लेता हूँ कि an जो है वो मेरे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसकी जो लिमिट है वो r के इक्वल है। यानी सबसे पहले मैं यही डेफिनेशन लिखूँगा, ठीक है, और उसके बाद उसे मैं बाउंडेड प्रूफ करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट कर लें, लेट an बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, be a convergent sequence and converges to R, और ये एक रियल नंबर R को कन्वर्ज करता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट मिलेगा सच डैट कि इस सीक्वेंस की और इसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। कब? जब आपका n जो है वो n नॉट से बड़ा या बराबर है। तो अभी सबसे पहले मैंने यहाँ तक सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखी है। इसके बाद आगे आप ये वाली जो डेफिनेशन है इसको इस्तेमाल करेंगे इस रिज़ल्ट को। तो उस रिज़ल्ट के मुताबिक यहाँ पर इसको मैं ओपन कर सकता हूँ ऐसे, -एप्सिलॉन लेस देन है an माइनस r से और ये लेस देन है प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब उसके बाद ये -r है, दोनों इनक्वालिटी की हर साइड पर आप r को प्लस कर लेंगे बाय एडिंग r ऑन ईच साइड ऑफ द इनक्वालिटी वी हैव। तो इनक्वालिटी की हर साइड पर आप r ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा आपके पास r माइनस एप्सिलॉन लेस देन an और an लेस देन आ जाएगा r प्लस एप्सिलॉन से। कब आ जाएगा जी? जब आपका n जो है वो n नॉट से बड़ा है। आपने दिखाना ये है कि ये जो सीक्वेंस an है ये बाउंडेड है। ये बाउंडेड तब होगा
अगर आपके पास इसकी हर वैल्यू दो रियल नंबर के दरमियान बाउंड हो जाए, यानी एक रियल नंबर से स्मॉलर हो और एक रियल नंबर से ये बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये सीक्वेंस an अगर बाउंडेड है तो फिर ये एक m से छोटी होगी और एक -m से ये वैल्यू बड़ी होगी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये जो सीक्वेंस an है ये r - m एप्सिलॉन से बड़ा है और r + एप्सिलॉन से स्मॉलर है। तो क्या ये प्रूफ हो गया कि सीक्वेंस बाउंडेड है? नहीं जी, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ। आपने सिर्फ अभी ये प्रूफ किया है कि ये वैल्यूज़ जो हैं सीक्वेंस की an आपने बाउंडेड कर दिया है, लेकिन किन वैल्यूज़ के लिए? उन वैल्यूज़ के लिए जिनमें n जो है वो n0 से बड़ा या बराबर है। आपने दूसरे अल्फाज में सिर्फ इन वैल्यूज़ को बाउंड किया है जो an से स्टार्ट होती हैं, यानी n0 +1 n0 +2 अप टू सोन चलती जा रही है। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने बाउंड किया है, ठीक है। ये आपका n जो है वो यहाँ पर n > n0 है, ठीक है। तो an आपने बाउंड किया है इन वैल्यूज़ के लिए। अब इससे जो छोटी वैल्यूज़ हैं, इससे छोटी वैल्यूज़ कौन सी हैं? इससे छोटी वैल्यूज़ ये हैं 1 2 3 अप टू सोन n0 -1। इन वैल्यूज़ के लिए आपने इस सीक्वेंस को बाउंड करना है। मतलब n = 1 के ऊपर पहली वैल्यू a1 होगी, n = 2 के लिए दूसरी वैल्यू a2 हो जाएगी सीक्वेंस की, n = 3 के लिए सीक्वेंस की तीसरी वैल्यू का नाम a3 होगा, अप टू सोन n = n0 -1 के लिए ये वैल्यू होगी। इन वैल्यूज़ के मुतालिक इनको भी तो आपने बाउंडेड दिखाना ना, इन वैल्यूज़ के लिए भी तो सीक्वेंस को बाउंड दिखाना है। ये तो वो वाली वैल्यू है जिनमें n n0 से बड़ा है, ठीक है। तो अब मेरे पास असल में इस सीक्वेंस की टोटल वैल्यूज़ हैं कितनी? मेरे पास एक सीक्वेंस an है। इस सीक्वेंस an की जो वैल्यूज़ हैं अगर मैं उनको लिखूं तो ऐसे हैं, पहली वैल्यू a1, दूसरी a2, तीसरी a3, अप टू सोन चलता जाएगा। फिर आएगा an0 -1, फिर आएगा n0, फिर आएगा n0 +1, अप टू सोन ये चलती जाएंगी। ये तमाम वैल्यूज़ हैं। मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को बाउंडेड दिखाना है, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ के लिए सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है। अभी तक मैंने जो प्रूफ किया है वो सिर्फ इन वैल्यूज़ के लिए बाउंडेड दिखाया है, n0 या n0 से बड़ी या आगे जितनी भी हैं। इससे पीछे पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके लिए अभी मैं नहीं दिखा सका कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। अब इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास एक रियल नंबर g है इस तरह का, g = मिनिमम ऑफ an बड़ा है r - एप्सिलॉन से। इधर मैं लिखता हूँ r - एप्सिलॉन और ये तमाम वैल्यूज़ जो a1 a2 a3 से लेकर an0 -1 तक हैं, a1 a2 अप टू सोन an0 -1। मैंने मान लिया कि n0 से पीछे पीछे जितनी भी तमाम वैल्यूज़ हैं उनमें और r - एप्सिलॉन में जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उसका नाम मैंने g रख लिया है। मुझे नहीं पता कि इन तमाम में से a1 मिनिमम है, a2 मिनिमम है, a3 मिनिमम है, कोई ना कोई तो मिनिमम होगा ना उन सब में से, या r - एप्सिलॉन मिनिमम है, ठीक है। इनमें से जो उन सा भी मिनिमम होगा उसका नाम मैंने g रख लिया है। एंड इसी तरह एक रियल नंबर g मैंने रख लिया है, उसका नाम वो इस तरह है, वो है मैक्सिमम है r + एप्सिलॉन। ये an बड़ा है r - एप्सिलॉन से और an छोटा है r + एप्सिलॉन से। इधर मैंने जब r + एप्सिलॉन की बात करनी है तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम लिखना है। तो r + एप्सिलॉन में a1 में a2 में अप टू सोन an0 -1, इन तमाम में जो मैक्सिमम होगा उसका नाम g है और इन तमाम में जो मिनिमम है उसका नाम स्मॉल g है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज above inequality can be written as above inequality can be written as, आप अपनी इनक्वालिटी को अब ऐसे लिख सकते हैं, g लेस देन है an से और an लेस देन है कैपिटल G से। कब?
तमाम n के लिए फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, या आप लिख लें n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। वो वाली इनक्वालिटी में a n इन दोनों के दरमियान बाउंड है। ये जो इनक्वालिटी है उसमें आपका n जो है वो 1 या 1 से बड़े तमाम नंबरों में आपने रख लिया, ठीक है। देखें अगर यहाँ पर मैं n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नोट को छोड़कर सिर्फ ये लिख दूँ n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो सीधी सी बात है ये चीज़ क्या शो करेगी कि आपने शो कर दिया कि a n बाउंडेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने r प्लस एप्सिलॉन और r माइनस एप्सिलॉन को नहीं लिखा, मैंने कैपिटल G और स्मॉल g को लिख दिया। मुझे नहीं पता कि कैपिटल G में कैपिटल G कौन है। r प्लस हो सकता है इन तमाम में से r प्लस एप्सिलॉन बड़ा हो जाए और इन तमाम में से r माइनस एप्सिलॉन छोटा हो जाए, ठीक है। a n इज बाउंडेड, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह है तो फिर आपने कोई ना कोई एक एग्जांपल देनी होगी, ठीक है, कि भाई ये मेरे पास एग्जांपल है, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसके लिए देखें, लेट मेरे पास जो एक सीक्वेंस a n है उसकी nth टर्म सिंपल ये रख दी है -1 की पावर n। आप गौर करें कि यहाँ पर इसकी अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो a1 का आंसर आएगा -1, अगर n की जगह 2 पुट कर दिया जाए तो a2 का आंसर आएगा +1, अगर a3 निकाला जाए तो आंसर आएगा फिर -1, अगर a4 निकाला जाए तो फिर आंसर आएगा +1। आपने देखा जब भी मैं n इवन पुट करता हूँ तो आंसर +1 आता है, और जब n ओड पुट करता हूँ तो आंसर -1 आता है। इसका मतलब इस सीक्वेंस की हर वैल्यू का जो आंसर है वो +-1 है, या +1 है या -1 है। दिस इम्प्लाइज कि ये जो सीक्वेंस है इसका आंसर +-1 है, +-1 है। और इसका आंसर +1 है अगर आप लिख दें कि फॉर ऑल n बिलोंग टू इवन इंटीजर, और इसका आंसर -1 है फॉर ऑल n बिलोंग टू ऑड इंटीजर। अब आप जानते हैं, अब दूसरी बात, क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? जी बिल्कुल बाउंडेड है। बाउंडेड होने के लिए ये शर्त है कि इसका हर नंबर किसी एक रियल नंबर से छोटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस का जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन इक्वल है 1 से, ठीक है। ये सीक्वेंस 1 से छोटा है, आप 1 नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर 2 लिख दें, 2 से भी छोटा है, वो तो आपको नज़र आ रहा है, सही है। तो ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड बाय 1 है, तो सीक्वेंस बाउंडेड है। अगली बात, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। आपने एक थ्योरम पढ़ा, मैंने ये पहले प्रूफ करवा चुका हूँ कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है द यूनिक लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये सीक्वेंस बाउंडेड है लेकिन इसकी 2 लिमिट्स हैं, या आंसर +1 है या -1 है। हैंस द सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। ये आप एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ किया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, ठीक है, वो बाउंडेड होता है, और आपने देखा कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे बाउंडेड सीक्वेंस हैं जो कन्वर्जेंट भी होते हैं, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के मुतालिक भी डिस्कस करेंगे, और मैं आपको ऐसी एग्जांपल भी बताऊंगा कि जिसमें सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है लेकिन वो कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।